हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दुर्गा कौशिक है। मैं हरियाणा से हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल से दी हैं। उसके बाद मैंने बीएससी सीएस ऑनर्स में एमवीएन यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद में है, हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ओके, उसके बाद मैंने बीएड किया है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से, वो भी हरियाणा में है। ओके, मैंने यूपीएससी 2018 का एग्ज़ाम पास किया था और अब मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल की रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, मुझे 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड 2 साल का मुझे कोचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। कोचिंग में भी मैंने कंपटीशन के ही बच्चे पढ़ाए हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। ये क्या है? हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी में, पृथ्वी हमारा आवास। ओके, इसके हम फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल के बारे में तो आपको पता ही होगा। सौर मंडल में सूर्य होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ओके, तारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ओके, ये पैराग्राफ आपका क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद अगर तुमने अपना आसमान देखा होगा तो तुम्हें उसमें 1 या 2 ही स्टार दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे स्टार्स की, उन बिंदुओं की, चमकदार बिंदुओं की संख्या बढ़ती जाती है। और हर किसी तारे की चमक कैसी होती है? अलग होती है। कुछ ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है तो कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान में हीरे लगे हुए हैं। कई बार तो इस तरीके से तारे लगे हुए होते हैं कि हमें बहुत ही वो अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इन चमकीली वस्तुओं के पास आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। डेली हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है आसमान में। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। चंद्रमा हमें डेली एक जैसा दिखाई नहीं देता है, यह हमें अलग अलग आकार का दिखाई देता है अलग अलग समय पे। ठीक है, जैसे आज इसकी आकृति कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। डेली डे बाय डे क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है थाली के जैसा, वो हमें कब दिखाई देता है? 1 महीने में एक ही बार दिखाई देता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, और वो हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा की रात को। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूर्णिमा के जस्ट 15 दिन बाद हम इसे नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि 15 दिन बाद क्या आ जाती है? अमावस्या, काली रात। उसमें हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आसमान बिल्कुल साफ है तो तुम देख सकते हो कि उसमें तुम्हें चंद्रमा कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तुमने देखा होगा कि जो चीजें हमें रात में दिखाई देती हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देती। क्यों? वो कहाँ चली जाती हैं? वो हमें क्यों दिखाई नहीं देती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि सूर्य का दिन में जो है, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वो हमें देखने ही नहीं देता। वो चीज़ें जो हमें रात में चमकती हैं वो दिन में भी आसमान में होती हैं, लेकिन सूर्य की जो लाइट है वो इतनी तेज है कि उसकी तेज लाइट में हमें वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ओके, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई पूछे खगोलीय पिंड क्या होता है? ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और वो सारी वस्तुएं जो हमें रात के आसमान में भी दिखाई देती हैं, या जो भी चीजें हमें आसमान में दिखाई देती हैं, वो ही क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है,
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। खगोलीय पिंडों का भी आकार होता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। कुछ बहुत बड़े और गर्म होते हैं जिनके अंदर गैस भरी होती है। उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उनके पास अपनी गर्मी भी होती है और अपनी लाइट भी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अपने अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में उसे निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है, खगोल पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है और सूर्य के पास अपना प्रकाश भी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, वो भी सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और जो हमें रात को दिखाई देते हैं वो भी क्या है? तारे हैं। लेकिन सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो तारे हमें रात में दिखाई देते हैं वो सूर्य की तुलना में बहुत दूर हैं और सूर्य उन तारों की तुलना में हमारे काफी नजदीक है। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं कर पाते। जो रात में हमें जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं वो हमसे इतनी दूर है कि ना तो उनका प्रकाश हम तक पहुंच पाता है, ना ही उनकी ऊष्मा हम तक पहुंच पाती है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हम 1 किलोमीटर दूर देखेंगे किसी गाड़ी को तो हमें कैसी दिखाई देती है? बहुत छोटी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम उसे पास से देखेंगे तो हमें काफी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? वो हमें छोटी ही दिखाई देगी। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों पर बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि तारे इस तरीके से लगे हुए हैं कि वो एक शेप बना रहे हैं। तुम देखोगे जब रात को हम छत पे लेटे हुए होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो कई बार हमारे माइंड में एक इमेज क्लिक हो रही होती है कि अच्छा ये वाली शेप बना रहे हैं, ये वाले कोई रेक्टेंगल बना रहा है, कोई सर्कल जैसी शेप में है। ठीक है, कोई स्क्वायर जैसी शेप में है। ओके, तो ये बहुत सारी आकृतियां बनाई होती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो भी आकृतियां हमें दिखाई देती हैं वो क्या है? नक्षत्र मंडल है। ओके, अर्जा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्जा मेजर और बिग बियर भी क्या है? इसी के क्या है? नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, जो आसानी से हमें पता चल जाता है। कौन सा मंडल आसानी से हम पहचान लेते हैं? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि सप्त 7, ठीक है, और ऋषि संत, 7 संत। ओके, यह 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्जा मेजर का ही भाग है। नक्षत्र मंडल में जो अर्जा मेजर है उसी का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो सप्तऋषि जो मंडल है वो किस तरीके का है। तुम इस वाले देखो, ये एस टाइप में बना हुआ है। ठीक है, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? 7 तारे, यही सप्तऋषि मंडल है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सप्तऋषि मंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सप्तऋषि मंडल की पहचान कर सकते हैं आसमान के अंदर। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के जो लोग थे, पहले वॉच वगैरह तो होती नहीं थी, नहीं पहले लोगों को दिशाओं का ज्ञान था, तो कि दिशा सूर्य की स्थिति में भी देखी जा सकती है। लेकिन सूर्य से तो हमें दिन में तो पता चल जाता है, लेकिन रात में कैसे पता चलेगा कि कौन सी दिशा कहाँ है? तो रात में लोग किस तरीके से पता करते थे? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, जैसे रात में हमें अपने घर के पास तो पता है क्योंकि हमें डेली पता है कि भाई सूरज इधर से निकलता है। ठीक है, लेकिन जब रात में, सपोज करो हम दिन में कहीं जा रहे हैं और चलते 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 हमें रात हो गई, तो हम जिस जगह पर पहुंचे हमें क्या पता कि हम वहां पे डायरेक्शंस किस हिसाब से हैं। ठीक है, अपने घर के आसपास की तो हमें पता होती है, तो वहां पे लोग आसमान में देख के बता देते थे कि हम किस दिशा में मूव कर रहे हैं। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है वो हमेशा ही उत्तर दिशा में निकलता है, इसीलिए जहां पे ध्रुव तारा होगा वहां पे बताया जा सकता है कि ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये अपनी दिशा कभी भी, ये अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता।
ना ही अपनी दिशा चेंज करता, ये हमेशा ही उत्तर में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। ध्रुव तारे को हम किससे पहचानते हैं? सप्तऋषि से। ये देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था? सप्तऋषि देखा था। अब ये लड़की देखो, ये देख रही है, ये सप्तऋषि के जो लास्ट वाले 2 स्टार्स हैं 6 और 7, इनसे होके एक तुम्हें अपने माइंड से ही मतलब एक लाइन की कल्पना करनी है। अगर हम इन दोनों के पार जाएं और वो हमारी आंखें बिल्कुल सामने एक तारे को और देख रही हैं, तो इसका मतलब वो तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। और जहाँ पे ध्रुव तारा है वहां पे कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ओके स्टूडेंट्स, ये दे रखा चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वो ध्रुव तारे की ओर अंगीकृत करती है। उन दो तारों से एक कल्पना करनी है एक रेखा की। अगर वो रेखा आगे चल के किसी स्टार पर टकरा रही है तो वो स्टार कौन सा है? ध्रुव तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना अपनी प्रकाश होता है ना अपनी ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो दूसरे तारों का प्रकाश है उसी से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। जो ग्रह है उसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। और ये किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। और परिभ्रमक को क्या कहते हैं? चारों ओर घूमने वाली। जो चीज चारों ओर घूमती है वो क्या है? प्लेनेट, आकाश में। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है, क्योंकि वो भी चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस और अपने स्थान पर ही घूमती भी रहती है, घूर्णन भी करती है। तो ये क्या है? ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से उत्सर्जित करती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, ये भी एक ऐसा पिंड है जिसके पास ना तो अपनी लाइट है और ना ही अपनी ऊष्मा है। ये किससे ले रही है? तारे से ले रही है। और इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रह है। और इस ग्रह का नाम हमने क्या रखा है? पृथ्वी रखा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ये ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से लेती है। और सूर्य पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वाला जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। बाकी सारे तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उसकी ऊष्मा प्रकाश पड़ता रहता है। किसका? सूर्य का। यदि हम चंद्रमा पे जाके अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। ओके, जिस तरीके से पृथ्वी से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा पर अगर हम जाएंगे तो वहां से हमें पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे क्या दे रखा है, कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि और यूरेनस की चारों ओर छल्ले हैं। तुमने देखा होगा जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से बृहस्पति, शनि और यूरेनस की चारों तरफ एक छल्ला जैसा पड़ा हुआ है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियों के बने हैं। ये जो पट्टियां हैं, ये जो चारों तरफ ये छल्ले हैं, ये किसकी पट्टियां हैं? ये पिंडों की। छोटे छोटे पिंड आपस में मिलके पट्टी बना रहे हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यदि इन छल्लों को हमें पृथ्वी से देखना है तो हमें बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन का इस्तेमाल करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इधर देखते हैं हम अपना सौरमंडल। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद क्या आता है? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। ये 4 ग्रह हैं। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ये 4 अंदर के ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह। उसके बाद ये क्या दे रखी है? क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच, मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र पेटी है। क्षुद्र पेटी में क्या है? बहुत छोटे छोटे, क्षुद्र ग्रह पेटी में छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे पिंड जैसे खगोलीय पिंड है, उसके टुकड़े हैं। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जिसे अरुण वरुण भी कहा जाता है। ठीक है, ये 4 क्या हैं? ये बाह्य ग्रह हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे।
ये क्या है? बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पे 59 दिन लग जाते हैं इसे एक अपने ही अक्ष पे से घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं। शुक्र पृथ्वी, ये शुक्र सूर्य से थोड़ी दूर है तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने में बुध से ज्यादा समय लगेगा। बुध को 88 दिन लग रहे थे तो शुक्र को कितने लगे हैं? 255 दिन। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 243 दिन में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है? 24 घंटे में, मतलब एक ही दिन में। जबकि बुध कितने में कर रहा था? 59 दिन में। शुक्र कितने में कर रहा था? 243 दिन में। लेकिन ये कितने दिन में कर लेती है? सिर्फ एक दिन में। और सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर पूरा कर लेती है? 365 दिन। ठीक है। पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है? एक। चंद्रमा की संख्या कितनी है? एक। उसके बाद आता है मंगल। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के भी बाद वाला ग्रह तो इसे और ज्यादा समय लगेगा। अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम लेती है मंगल ग्रह? एक ही दिन में 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है। मंगल के पास कितने चंद्रमा है? मंगल के पास 2 चंद्रमा है। ओके। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है और ये चट्टानों के बने हैं। ये जो चारों ग्रह हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और ये चारों किसके बने हैं? ये चट्टानों के बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में से 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पर ये 9 घंटे 56 मिनट में ही घूर्णन कर लेता है। और बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा है? 53 चंद्रमा है। ठीक है। बृहस्पति और शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, वो है 53 चंद्रमा। ओके। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल और 5 महीने लेता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो और भी ज्यादा दूर है तो समय बढ़ता ही जाएगा। जो सूर्य से जितना ज्यादा दूर है उसे उतना ही ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स। और अपने अक्ष पर ये 10 घंटे 40 मिनट में ही घूर्णन पूरा कर लेता है। इसके पास भी कितने चंद्रमा है? 53 चंद्रमा है। बृहस्पति और शनि के पास 53 चंद्रमा है। और ये तो वो ग्रह हैं जिनके पास अपने सबसे ज्यादा चंद्रमा है। ओके। उसके बाद बारी आती है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 84 साल लग जाते हैं। 84 साल में ये एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में ही घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और इसके पास कितने चंद्रमा है? 27। यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। उसके बाद बारी आती है नेपच्यून की, लास्ट। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 164 साल लगते हैं। सोचो, 164 साल एक चक्कर पूरा करने में। और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में ही ये घूर्णन को कंप्लीट कर लेता है। और इसके पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसके पास चंद्रमा की संख्या है 13। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। ये चारों ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बृहस्पति से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। जो पहले 4 ग्रह थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो कैसे ग्रह थे? आंतरिक ग्रह थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के बहुत नजदीक थे और वो किसके बने थे? चट्टानों के बने थे। उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं। ठीक है। और ये किससे बने हैं? ये गैस से और तरल पदार्थ, मतलब गैस और लिक्विड से बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपको अच्छे से समझ लिया होगा। अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके मैं आपको नोट्स भी अच्छे से बना के प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन इसकी रीडिंग आपको जरूर करनी है। ये सारी चीज़ें भी समझनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइन जो भी हैं उनको मैं डिफाइन करके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।